नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। देखिए 4 बज चुके हैं, वक्त है आज बात करेंगे आपके साथ हम देश में कैसे जगह जगह देखिए बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और बादल फटने का ये बढ़ता हुआ खतरा सभी को चिंतित करता है। आप जान लीजिए 46 साल में 30 बड़े केस और सिर्फ 9 साल में 8 हाहाकार मचाने वाली घटनाएं घट चुकी हैं। यहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में आज सुबह बादल फटा है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की ये बीते 3 दिन में दूसरी घटना है। 3 दिन में दूसरी घटना, कितना खतरनाक सोचिए। और जब बादल फटता है तो क्या होता है, वो तस्वीरें आप जानते हैं, वो त्रासदियां आपने देखी हैं, आपको भी अनुभव है। आज कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटे हैं। जोध घाटी इलाके में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इतना खतरनाक है। बहुत ज्यादा पानी आ जाता है जब बादल फटता है। बहुत ज्यादा बारिश जो है वो बादल फटने का कारण भी उसको कहा जाता है। और कई लोग यहां पर 7 की मृत्यु, कई घायल बताए जा रहे हैं। ये सैलाब देखिए, ये तीव्र वेग देखिए, ये इतना ज्यादा पानी देखिए। आप देखिए जोध के अलावा मथुरेचक, बगाड़ चंगड़ा और दिलवान हुटली में भी लैंडस्लाइड हुई है। 14 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशौटी में ऐसी ही घटना हुई थी। आप जानते हैं वहां पर कितने लोग इसकी जद में आ गए थे। साल 1970 से 2016 के बीच सिर्फ 30 बादल फटने की आधिकारिक घटनाएं दर्ज हुई हैं, लेकिन हाल के सालों में ये संख्या बढ़ रही है। हालिया वर्षों में ज्यादा हो रही है। इनमें से 17 सिर्फ गढ़वाल में है। ये ट्रेंड साफ है कि हाई रिस्क जोन में फ्रीक्वेंसी ये बढ़ती जा रही है, इसकी तीव्रता ज्यादा हो रही है। भारत के पर्वतीय इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटना किसी डरावने खौफ से कम नहीं है। अचानक बेमौसम बरसात, मूसलाधार पानी की बौछारें और देखते ही देखते पूरा इलाका बाढ़ और मलबे में तब्दील हो जाता है। इंसानी बस्तियां पलक झपकते ही बह जाती हैं। पिछले 46 वर्षों में देश ने बादल फटने की कई भयावह घटनाएं जो हैं वो देखी हैं। सवाल है कि क्यों बढ़ रहा है ये खतरा? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है, या फिर पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण और जंगलों की कटाई से जमीन की पकड़ कमजोर हो रही है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों के साथ भी हम बात हर बार करते हैं, लेकिन इस बार आप देखिए जिस तरीके से ये हुआ है, इससे जो डर है वो लोगों के मन में बस चुका है कि क्या पहाड़ों में सुरक्षित है जाना, वहां पर रहना सुरक्षित है, या फिर जब भी बारिश आएगी तो अगली बारिश में क्या होगा। और सभी एक दूसरे से ये सवाल पूछ रहे हैं और लगातार खबरों में ये तस्वीरें भी बनी रहती हैं। चलते हैं हमारे साथ जो मेहमान, कुछ खास मेहमानों का एक शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़ चुका है। स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं, भवरीन कंधारी जी हमारे साथ हैं इस वक्त। हमारे साथ रमन सैनी भी जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर IMD के। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए। लेकिन सबसे पहले भवरीन जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। रमन, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन पहले एक एंगल यहां पर भी समझ लेना चाहिए। ये बादल फटना पहले तो थोड़ा सा समझाते हुए भी चलिएगा भवरीन जी, और ये जो अचानक से इतना ज्यादा पानी आ जाता है और ये मौतों का कारण जो बन जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा उस पर रोशनी डालते हुए, प्रकाश डालते हुए भवरीन। थैंक यू जी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो हम देख रहे हैं सब जगह जो विनाश इस टाइम चल रहा है। सो एक बहुत सिंपल एज सिटीजन्स जो हम समझते हैं, और मैं ऑफ कोर्स वी हैव एक्सपर्ट्स हियर। सो मौसम विभाग के अनुसार जैसे जब बहुत कम समय में एक या सीमित क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे जी। कि 1 घंटे में 100 mm से ज्यादा हो गई, तो वो बादल फटना कहते हैं। और वो क्योंकि इतना ज्यादा पानी आता है, और वो आप जितना भी आप तैयारी करके रखेंगे वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। उससे बहुत डेवस्टेशन होती है। हम्म। और ये जो आपने इतनी तस्वीरें अभी दिखाई, और हम देख रहे हैं वैसे भी, सो ये उसका नतीजा होता है। और जो हम अब जो साइंटिस्ट इतने सालों से बोल रहे हैं और कह रहे हैं, एक्चुअली अब ये बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रहा है। इसका जो मेन कारण है ये जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, और चाहे ग्लेशियर का नहीं, पिघलना, क्यों उसके हो रहा है कारण। भवरीन जी? मेन मुद्दा यह है कि क्यों हो रहा है। क्या हम पहाड़ों पर सड़कें बना रहे हैं इसलिए हो रहा है? बिल्कुल क्या हम बिल्कुल, पेड़ तो उसके काट रहे हैं पीछे इसलिए हो रहा है? या फिर बिल्कुल क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि जब से देखिए लोग दुनिया में हैं, तरक्की तो की जा रही है, पेड़ों की कटाई तो तब से चल रही है, गाड़ियां, प्रदूषण,
आप ईंधन का इस्तेमाल और साथ ही साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनका काला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया इतने सालों में? नहीं, क्योंकि वो जो भी हो रहा था वो बहुत कम उस पे था। अब बहुत ज्यादा नंबर्स में हो रहा है, बहुत ज्यादा हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चाहे जैसे आपने बोला जंगल, आपने सारे रीजंस अपने इंट्रोडक्शन में दिए हैं, वो सारे सारे बिल्कुल सही वही रीजंस हैं। या आप कहेंगे जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, वो आप ठीक है। फॉसिल फ्यूल से लेकर जंगल काटने तक आप उसको ब्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे अब जो विकास के नाम पे हम बहुत ज्यादा अब काम होता था, पहले भी होता था, लेकिन अब क्योंकि अब जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है, जो लोग हैं वो ज्यादा, अब ज्यादा लोग बस रहे हैं उस इलाके में। ठीक सो है। वो उस करके वो जितना जो होता है वो भी ज्यादा हो रहा है, दिख रहा है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये एक एक किस्म का दे ऑल मतलब डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल ईच मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व कह लेना चाहिए यहाँ पर, और अदर। सभी जब वो पाइल अप होता है, एडअप होता है, तो उसके बाद ये होता है। ठीक है भवरीन जी, आपकी राय को मैंने सबसे शुरुआत में लिया। आनंद शर्मा जी भी मेरे साथ है, रमन सैनी जी भी हैं। आनंद जी, आप पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले ग्राउंड जीरो का हाल जान लेते हैं। रमन मेरे साथ लगातार बने हुए। रमन, किश्तवाड़ की घटना, धराली का तो देख लीजिए हाल क्या था, फिर किश्तवाड़ में और बड़ी तबाही मैं उसको कहूंगा, और अब ये खबर जो आ रही है, जरा ये थोड़ी सीक्वेंसिंग के साथ बताइए, ये जानकारी देते हुए, इस बार ये कितना भयंकर विनाश हुआ है? देखिए शिवम, बादल फटना कोई नया फिनोमेना नहीं है, बहुत पुराना फिनोमेना है। लेकिन पहले इसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम हुआ करती थी। साल या 2 साल में कभी एक बार इस तरीके की घटना जो है वो सामने आती थी। लेकिन अब पिछले 2 सालों से जो लगातार देखा जा रहा है, एनवायरमेंटल चेंज कहें या ग्लोबल वार्मिंग कहें इसे, जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार इंटेंसिटी जो है वो बादल फटने की बढ़ती जा रही है। पिछले साल हमने देखा था कि जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है वहां पर काफी ज्यादा तबाही बादल फटने के बाद जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो 20 जून से नॉर्थ इंडिया यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मानसून एक्टिवेट हुआ था, और उसके बाद से ही हम लगातार देख रहे हैं। पहले हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का सेंज घाटी हो, चंबा हो, शिमला का इलाका हो, वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला। उसके बाद अभी जिस तरीके से हमने देखा कि जो उत्तराखंड का जो इलाका है धराली में जहां बादल फटा, वहां पर बहुत बड़ा विनाश जो है वो देखने को मिला। पर अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहले हमने देखा कि छोटे छोटे इंपैक्ट जो है वो बादल फटने के नजर आ रहे थे। बादल फटने का मतलब कि 1 घंटे के अंदर अगर 200 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश एक जगह पर हो जाती है तो उसे बादल फटने की जो है वो श्रेणी में रखा जाता है। तो अब पहले हमने देखा कि जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, वहां पर नालों में फ्लैश फ्लड जरूर आया, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं देखने को मिला। कुछ एक मकान जरूर खराब हुए, कुछ एक सड़कें जरूर उखड़ी, लेकिन जान माल का कोई नुकसान इतना बड़ा नहीं हुआ। लेकिन पिछले 1 सप्ताह से हम अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में जो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो किश्तवाड़ का इलाका है वहां पर बाकायदा बादल फटा, और बादल फटने के बाद कितनी बड़ी तबाही जो है वहां देखने को मिली। अभी तक 57 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं। 73 लोग अभी भी जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, और इसकी संख्या जो है अभी मरने वाली की संख्या जो है आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलेगा और उसके बाद वहां पर शवों का जो है वो बरामदगी होती रहेगी। अब आज सुबह जिस तरीके से 4 बजे के आसपास में जो कठुआ का ऊपर इलाका है, जो घाटी का है, जंगलोट का इलाका है, वहां पर बादल फटने की घटना सामने आई, और देखते ही देखते मतलब आप ये कह सकते हैं कि महज 15 से 20 सेकंड के अंदर तबाही जो है वो मचाते हुए नीचे चली गई। देखिए एक बात जम्मू कश्मीर में एक बात ये अच्छी है कि अगर कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा होती है या बादल फटता है तो ये पहाड़ी इलाकों पे होता है। पहाड़ी इलाकों में बर्बादी करते हुए ये पानी जो है वो नदी नालों के रास्ते जो है वो निकल जाता है, पानी कहीं पर जमा नहीं होता। हाँ, अपने पीछे जो स्लश लेके आता है, जो मिट्टी लेकर आता है, जो मलबा लेकर आता है, जो पत्थर लेकर आता है, वो विनाश के जो तस्वीरें होती हैं वो जरूर निशान जो है वो पीछे छोड़ जाता है, लेकिन पानी वहां पर इकट्ठा नहीं होता है। यानी थोड़ा सा वो देखा 7 लोगों की जान जो है। हाँ, बिल्कुल टोपोग्राफी थोड़ी अलग है वहां की, अगर वहां की ज्योग्राफी की बात की जाए। आनंद शर्मा जी भी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आप थोड़ा सा आनंद शर्मा जी आएंगे हमारे साथ, ठीक है। प्रदीप भी मेरे साथ, प्रदीप यदुवंशी हरिद्वार से इस वक्त फिर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपके पास मैं आना चाहूंगा। प्रदीप, ये थोड़ा सा आप भी बताते चलिए, ये जिस तरीके से वहां पर ये घटनाएं हो रही हैं और बाकी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है, और अब ये जम्मू कश्मीर की भी घटना, यानी अब वहां पर उस स्थिति में, पहले तो वहां पर कृत्रिम झील जो है वो बन गई थी, और पूरा जलवायु परिवर्तन, क्या वहां पर विकास बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं तीव्र गति से हो रहा है,
और पहले, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आपने पैटर्न में ऑब्जर्व किया है कि भाई ये जो बादल फटना, अत्यधिक वर्षा होना और ये फिर लैंडस्लाइड्स होना, भूस्खलन, कटान, तमाम चीज़ें? प्रदीप। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार जो है जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटना, भूस्खलन, लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। वहीं अगर हम बात अगर वैज्ञानिकों की करें, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि कहीं ना कहीं मानकों को नजरअंदाज करके जो निर्माण कार्य, जो विकास कार्य जो हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए वजह बन रहा है, जिस आपदाओं के लिए। वहीं अगर जलवायु की करें, तो लगातार जो है हिमालय पे बारिश जो हो रही है, लगातार बरसात हो रही है, जिसके कारण से लगातार कहीं ना कोई आपदाएं कहीं का सामना हमको करना देखना पड़ रहा है। जी ठीक है, ये दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बवरीन के पास में जाना चाहूँगा। बवरीन जी, ये दो जगहों की तस्वीर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया और साथ ही साथ ये समझने का भी प्रयास किया कि ये जो बदलाव है, ये अब वहाँ के संवाददाता भी बता रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कुछ कुछ घटनाएं सामने आती थी। ये ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए जिम्मेदार है क्या? हम स्कूलों में पढ़ते थे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, वो तमाम चीज़ें, लेकिन ये अत्यधिक बारिश होना, और दूसरा एक बात ये भी आप समझिए, यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है इन पर्वतों को, तो क्या ये एक कारण है कि भाई यहाँ पर अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो दिक्कत है? मुख्य फैक्टर्स और उसका उपाय भी बवरीन जी बताते चलिएगा। बिल्कुल, ये सारे ही जो कारण हैं ये हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, जैसे ये पर्वतों की अधिक कटाई, पेड़ों की, जैसे आपने बोला अंधाधुंध कटाई, ये सब जो है ये अगर एक प्लान के साथ नहीं, एक तरीके से नहीं किए जाएंगे और सिर्फ विकास की तरफ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। और ये नहीं है कि ये सब चीजों का पहले जितने वैज्ञानिक हैं वो सब इसकी वार्निंग्स दे रहे हैं। अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, 4 धाम की मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में केसेस गए, पर्यावरण कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सबने इसके लिए आपत्ति करी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को 2020 में बोला कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सड़क की चौड़ाई बढ़ानी चाहिए 5.5 मीटर या कुछ ऐसे, तो सरकार ने तब ये कहा कि ये बड़ा संवेदनशील है, ये इसमें यहाँ पे सेना के ट्रक्स वगैरह निकलते हैं, तो उसकी अनुमति के लिए उनको 10 मीटर चौड़ाई की अनुमति मिल गई। लेकिन ये वार्निंग पहले दे दी गई थी, ये पता था कि यहाँ पर इतनी कटाई होगी और ये गलत होगा, और हुआ। यही चीजें हैं, तक ये अब समझ है जो जहाँ पे हर एक को एक स्टैंड, चाहे वो अथॉरिटीज है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे जुडिशरी है, हम सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। बवरीन जी, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये है जो जमीनी तौर पे हो रहा है। जहाँ ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं वो है ही। फिर 2024 पृथ्वी का सबसे गर्म साल रहा है, 1.5 डिग्रीज को क्रॉस कर गए हैं, और सारी दुनिया में इसके रेपरकशंस नजर आ रहे हैं। बवरीन जी, फिर मुझे ये बताइए कि भाई आगे जो भी डेवलपमेंट की जाए, तो इसमें कोई ऐसा होना चाहिए कि एक पर्यावरणविद, एक एनवायरमेंटलिस्ट या फिर कुछ ऐसे साइंटिस्ट वो साथ रहें, वो चलें, और फिर कुछ चीज़ें हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी, डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी कि भाई इतनी उन्नति, यानी इतनी बड़ी गाड़ी ना जाए, इतनी गाड़ी जाए, इतनी संख्या के लोग जाएं, उससे ज़्यादा लोग ना जाएं, और टनलिंग अगर हो तो कहाँ हो, और उसी के साथ साथ अगर पेड़ कम है तो फिर ये आपको टारगेट मिलना चाहिए कि नहीं, पेड़ कम नहीं हो सकते वरना ये जानलेवा है, जान ले लेगा। बवरीन जी। बिल्कुल जी, ये सब चीजें तो हैं ही, और ये अभी भी हैं। जब आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन। यानी हो नहीं रहा है, फिर वो है, क्योंकि सिर्फ लिखित में कोई फायदा नहीं है। और जो हम देख रहे हैं कि बहुत वायलेशन बढ़ रही है, बहुत वायलेशन, क्योंकि हम बहुत ज्यादा विकास की तरफ, पर ये वायलेशन और विकास, बिल्कुल, एक तरफ इसको कुछ लोग वायलेशन कहेंगे, आप एक पर्यावरणविद के रूप में, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भाई नहीं, ये तो विकास है। रमन जी, आप बताइए कि भाई विकास भी लोगों को चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई अच्छी सड़कें बने, पहाड़ों में ऊपर तक सड़क आए, पानी आए, सब कुछ आए, वहां पर 24 घंटे बिजली वहां पर मिले, तमाम सुख सुविधाएं वैसी मिले जहां देश के हर कोने में जिस तरीके से है। पर इतना मतलब वो सही है, गलत है? आपने देखा होगा सड़कों के चौड़ीकरण के बारे में, जिस तरीके से बवरीन ने कहा, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें क्या बन रही हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और फिर उसमें कटाई और ज्यादा हो रही है, इसीलिए भूस्खलन ज्यादा हो रहा है। आपको भी लगता है थोड़ा?
बिल्कुल शिवम, आपने सही कहा कि विकास जिस रफ्तार से इस समय चल रहा है उस लोगों को कहीं न कहीं राहत दिलाने की कोशिश है। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना होगा कि पर्यावरण को इससे कोई नुकसान ना हो। इस समय अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो तमाम तरह के टनल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। टनल तो फिर भी पहाड़ से आ सकते हैं, लेकिन जो ब्लास्ट कर पहाड़ों को तोड़ा जाता है, उनके हिस्सों को काटा जाता है, तो वहाँ से पहाड़ों के अंदर नमी जो है वो अंदर जाना शुरू कर देती है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो वो लैंडस्लाइड के रूप में पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो दरक के नीचे आ जाता है। जैसे हम हिमाचल में देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे या कई और पहाड़ी इलाके हैं। देखिए, विकास करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें यह भी ध्यान रखना होगा। मुझे याद है कि अगर सबसे बड़ी घटना जो 2010 में लेह में जब एक विनाशकारी बाढ़ आई थी, यानी कि बादल फटा था वहां पर, तब मैं वहां पर जब कवर करने के लिए गया था तो वहां के जो बुद्धिस्ट बुजुर्ग लोग थे उनका कहना था कि देखिए, जिस इलाके में बाढ़ आया है ये कभी पानी का रास्ता हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर 100 साल तक बारिश हुई नहीं, इस रास्ते में पानी आया नहीं। और ऐसे में लोगों ने, सरकार ने खुद वहां हॉस्पिटल बना दिए, दूरसंचार केंद्र बना दिए, और जब 100 साल के बाद वहां पर पानी आया तो तबाही का अपना मंजर साथ में लेकर आया और पूरी तरीके से लेह को तबाह कर दिया था। चोगलमसार का जो इलाका है वो पूरी तरीके से तबाही का मंजर जो है वहां देखने को मिल रहा था। अब अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, जो मचेल माता का मंदिर के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, पहले 40 किलोमीटर लोग पैदल चलकर लोग जाते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन अब वहां पर गाड़ी जो है वो चशोती तक पहुंच चुकी है। यानी कि चशोती से अब आगे जो पुल तैयार किया जा रहा था, इसको और एक आगे पड़ाव ले जाना था, यानी कि गाड़ी माता के भवन तक जा रही है। तो अगर आप वहां पर इस तरीके का प्रदूषण करेंगे, इस तरीके का विकास काम करेंगे, तो निश्चित रूप में इसका कोई खामियाजा जो है वहां पर जो पहुंचे हुए लोग हैं उनको जरूर उठाना पड़ेगा। हाल में हाल में हमने देखा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में भी बहुत बड़े पैमाने पर हमने 2013 में देखा एक बात आपने यहाँ पर बताई कि भाई कुछ कुछ चीजें, पर्यावरण किस तरीके से बदलता है इसका अनुमान केवल अगर आप इतिहास को भी लेकर चलें कि भाई जो बुजुर्गों से आपकी बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ समय तक यहाँ बारिश नहीं हुई, लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं आएगा, पानी का वो रास्ता है। ऐसे आप देखते हैं नदी किनारे लोग घर बनाना चालू कर देते हैं और इसमें कुछ बिल्डर्स भी शामिल हैं, वो तमाम ऐसे लोग भी शामिल हैं कि भाई वो देखते हैं कि सस्ते दरों में अगर आपको जमीन खरीदनी है तो आप नदी किनारे वहां पर खरीदिए। और लेकिन देखिए, बादल ऐसा नहीं कि पहले नहीं फटते होंगे, ऐसा नहीं कि बाढ़ पहले नहीं आती होगी, पर वो आबादी एक सीमित क्षेत्र में होती थी, एक सेफ क्षेत्र में होती थी और वहां पहले भी बुजुर्गों को पता होता था कि ये सेफ जगह है, तो यहीं पर आगे की जो है गांव गांव बसाए जाते थे। और अब क्या है कि हर जगह बसावट इतनी ज्यादा की जा रही है, ये खतरनाक हो रहा है क्या रमन? बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से आपने लेह की बात की, तो लेह में जिस बुद्धिस्ट बुजुर्ग से बात कर रहे थे वहां पर एक मीना वॉल है। मीना वॉल को वो देवताओं की तरह पूजते थे और उनका कहना था कि मीना वॉल की जो नीचे वाला हिस्सा है ये पानी का रास्ता है, यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो नहीं करना है। लेकिन जब 100 साल तक वहां पर बारिश नहीं हुई, बाढ़ नहीं आई, तो सरकार ने खुद वहां पर अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स, तमाम तरीके के गेस्ट हाउस वहां पर बनाने शुरू हो गए थे। और जब वहां पर लोगों का आना जाना रहना शुरू हुआ तो आने वाले दिनों में जब वहां पर बाढ़ आई, क्योंकि पानी एक ऐसा है जो अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ता है, आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, तो उस रास्ते में अभी आप धराली की आप तस्वीरें जो देख रहे थे वो भी नाले के किनारे बसा हुआ एक गांव है जो सीधे जाकर चंद्रभागा के साथ जाकर मिल जाते हैं, यानी कि उस गंगा नदी के साथ जाकर मिल जाती है। तो उस रास्ते से जब आप उसके रास्ते में जाकर मकान, दुकान, होटल तैयार कर लेंगे, लेकिन जब पानी आएगा तो वो अपना रास्ता तो छोड़ेगा नहीं, उसके बीच में आपको ही बिल्कुल किनारे पे जिस तरीके से बनाया गया था, इसलिए एक बात ये समझनी होगी, किनारे से थोड़ा और दूर करना पड़ेगा, सख्ती से इसको लागू करना भी यहां बेहद जरूरी है। प्रदीप भी मेरे साथ यहां पर बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरीके की उन्नति की बात की जा रही है, सरकारों का भी दायित्व है कि भाई डेवलपमेंट करना है। लोग भी चाहते हैं कि भाई चाहे उत्तराखंड में कोई भी स्थान हो, चाहे वहां पर हरिद्वार का क्षेत्र हो, चाहे फिर वो आप देहरादून हो, तमाम ये स्थान हो, और भी पूर्व कोने कोने तक अगर आप जाते जाएं, हर जगह सड़कें बनना, ये तरक्की क्या कुछ सालों में बहुत ज्यादा हुई है? ये काम तो अच्छा हुआ है लेकिन फिर एनवायरनमेंट के विरुद्ध हो गया थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, तरक्की तो काफी अच्छी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अवैज्ञानिक तरीके से जो तरक्की हुई है वो कहीं ना कहीं आफत इस समय बन चुकी है। लगातार जैसे कि आप देख रहे हैं, धराली में भी जो आपदा हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं मुहाने पर जो निर्माण कार्य है उसको अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्य को किया गया था, जिसके कारण से नदी ने अपना स्वरूप जो है काफी समय बाद फिर से वही लिया, जिसके कारण वहां पर जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई। लगातार जो ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कोई अभाव है, जिसके वजह से ये प्राकृतिक जो है कहीं ना कहीं आपदा के रूप में हमारे सामने इस समय आती जा रही है। जी, यानी कि ऐसी कई घटनाएं प्रदीप आपने देखी होंगी कि भाई जो नदी किनारे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है,
कुछ समय तक तो काफ़ी जगहों पर प्रशासन, चाहे एक स्थान हरिद्वार की बात नहीं कर रहा, बाकी उत्तराखंड नहीं, तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में लोग आके बसावट वहाँ करने लग जाते हैं, कुछ बिल्डर वहाँ पर मकान बनाने लग जाते हैं। ये अगर शुरुआती दौर में चेक किया जाए, और ऐसी कई घटनाएं आप देखते होंगे, ज़्यादातर वहीं पर ही ये आपदा ज़्यादा बड़ी हो जाती है और नदी के वेग में वो समा जाते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं जब निर्माण कार्य हो रहा होता है उस समय मॉनिटरिंग का जो अभाव है, जिसके कारण से अप्राकृतिक तौर पर जो है प्रकृति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसका खामियाजा जो है वो हमको कहीं ना कहीं चुकाना पड़ रहा है। लगातार जो ये बारिश और जलवायु का कहीं ना कहीं जो ये परिवर्तन जो देखा जा रहा है, ग्लेशियर जो है वो कहीं ना कहीं पिघल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कारण यही निकल के आता है कि हम लोगों की जो मॉनिटरिंग है, हम पर्यावरण की तरफ जागरूक तो रहते हैं लेकिन पर्यावरण के प्रति समर्पित नहीं है। पर्यावरण की जो स्वच्छता होती है उसकी एक नियम होते हैं, उस कायदों को कहीं ना कहीं हम छोड़ते हैं, जिसके कारण लगातार इस तरीके की आपदाओं नहीं, मुझे तो लगता है प्रदीप, जैसे को पर्यावरण के लिए तो हम कितने समर्पित नहीं। घर में जब मुझे लगता है एसी भी हम ऑन करते हैं तो वो भी पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा दबाव है। भवरीन जी मेरे साथ हैं। भवरीन जी, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत लंबे समय से पिघल रहे हैं, या फिर अब वो स्थिति आई जो भयावह है, वाटर लेवल राइज करता है, प्लैनेट का टेम्परेचर राइज करता है, वो तमाम चीजें, जलवायु परिवर्तन की वो श्रेणी, या फिर इसमें और कोई ऐसा लेवल आ चुका है जो डरा देने वाला है? कई मूवीज बन चुकी हैं कि दुनिया खत्म हो जाएंगी, तब लोग डर जाते थे। क्या दोबारा ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग सुधर जाएं, बचने का प्रयास करें? लेकिन ये अमेरिकन मूवीज की तरह एक झटके में नहीं खत्म होगी, ऐसे ही खत्म होंगे। ये जो अब हम सारे इवेंट्स देख रहे हैं जी, यही लेकर जाएंगे। मैं एक चीज पहले बोलने की थी, नदी हमारे रास्ते में नहीं आ रही, हम नदी के रास्ते में हैं, क्योंकि हम फ्लड प्लेन्स पे, वेटलैंड्स पे जाके ये सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो हो रही है। और वही बात जो आपने बोली कि हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस, किसको आप दोषी ठहरा रहे हैं? लोग मर रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि ये विकास है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन लाइफ के आगे विकास नहीं होता। अगर आप उत्तरकाशी में भी लोगों से आपकी टीम बात करेगी, नहीं भवरीन जी, सड़क नहीं भी बनाएंगे तो भी, सुविधाएं नहीं देंगे तो भी लोगों को दिक्कत आएगी, उसमें भी वो भी मृत्यु का कारक होता है। एक हद तक है, लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि पहले बारिश होती थी तो वो सारा पानी हमारे खेतों में जाता था, अब बारिश होती है तो हमें डर लगता है, क्योंकि हमें पता है हमारी जान जाएगी। तो उससे ज्यादा तो किसी के लिए जरूरी नहीं है उनकी फैमिली को सेफ रखना करना। तो ये बात बिल्कुल मायना गलत है, क्योंकि अगर आप लोगों से बात करेंगे वो बिल्कुल भी इस बात के हक पे नहीं है। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है, बिल्कुल भवरीन जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सभी को साथ में लेकर चलकर एक रास्ता निकालने का प्रयास करना है। तरक्की जरूरी है, लेकिन ऐसी तरक्की नहीं जिसमें सभी को घाटा भी हो जाए। सरकार मेहनत कर रही है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन समय इतना ही था। भवरीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप भी मेरे साथ थे, रमन भी मेरे साथ, तभी तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मामला है कि भाई बाढ़ तबाही इतनी ज्यादा क्यों है? डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जाए ताकि आपदा त्रासदी कम हो? ये बड़ा प्रश्न है और ये सभी के समक्ष में प्रश्न छोड़ता हूं।